आज आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 21 बताना शुरू करते हैं, क्योंकि पहला क्लास में हम लोगों ने 20 नंबर क्वेश्चन तक देख लिए थे। आज 21 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। इसमें कुछ हो सकता है, शायद टाइपिंग एरर आ सकता है, लेकिन संभावना है कि बहुत कम आने की टाइपिंग एरर। अगर होगा तो थोड़ा सा इग्नोर कर देना है बस। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा है कि उत्पादक से आप क्या समझते हैं। उत्पादक से आप क्या समझते हो? उत्पादक वह जीव होता है, याद रखना, उत्पादक वह जीव होता है जो खाद्य पदार्थों का उत्पादन करता है। खाद्य पदार्थों का क्या करता है? उत्पादन करता है। उत्पादन जो इसके अंतर्गत वह आता है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। इस वर्ग के अंतर्गत वह सारे समस्त पौधे आ जाएंगे जिसमें क्लोरोफिल पाए जाएंगे, जो सूर्य की प्रकाश से अपना भोजन बना लेता है, उसे हम उत्पादक कहेंगे। उत्पादक किसे कहेंगे? वह जीव होता है या पौधे भी, जीव भी, जो अपना जो अपना भोजन सूर्य के प्रकाश से बनाता है और जिसमें हरित लवक पाया जाता है, जिसमें हरित लवक पाया जाता है। उत्पादक से आप क्या समझते हैं? उत्पादक वह जीव होता है जो खाद्य पदार्थों का उत्पादन, इस वर्ग के अंतर्गत वह समस्त पौधे आते हैं जिनमें क्लोरोफिल नामक हरित वर्णक होता है। यह पौधे सूर्य के प्रकाश की सहायता से प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा पदार्थ उत्पन्न करते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन आप हो जाएगा, याद रखना, ये समजात अंग को परिभाषित कीजिए। समजात अंग होता है, एक होता है समरूप अंग। समरूप अंग एक समजात अंग होता है, एक समरूप अंग होता है। ध्यान से इसको सुनना। समजात अंग में होता क्या है? समजात अंग में क्या होता है? समजात अंग में उसका ना उत्पत्ति समान होता है। उत्पत्ति ना समान होता है, याद रखना। समजात अंग उसको कहेंगे जो उत्पत्ति समान है लेकिन उसका कार्य अलग है। समजात अंग उसको कहेंगे उत्पत्ति समान। उत्पत्ति समान है, उत्पत्ति समान है, कार्य अलग है, कार्य अलग होगा। उत्पत्ति समान होगा, कार्य अलग होगा। उत्पत्ति समान, कार्य अलग। उत्पत्ति समान, कार्य अलग। याद रखना, समजात अंग को उसको बोलेंगे जिसका उत्पत्ति समान होगा। उत्पत्ति समान और कार्य अलग, कार्य अलग होगा। ध्यान से, यानी कि समजात अंग में क्या बोलेंगे? समजात अंग में होता उत्पत्ति समान होगा और कार्य अलग होगा। उत्पत्ति समान, समजात अंग में उत्पत्ति समान और कार्य अलग होगा। क्वेश्चन क्या दिया गया है? समजात अंग को परिभाषित कीजिए। ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछता है और शॉर्ट में भी क्वेश्चन पूछता है। समजात अंग को परिभाषित करना है तो इसमें कहेगा, याद रखना, समजात अंग में उत्पत्ति समान होगा और कार्य अलग होगा। इसका एग्जांपल हो जाएगा जैसे कि पक्षी के पंख और मेढक के टांग, दोनों का कार्य अलग है लेकिन उत्पत्ति समान है। जैसे इसमें मनुष्य का हाथ समजात अंग में हो जाएगा मनुष्य का हाथ और चमगादड़ के पंख। उत्पत्ति समान है लेकिन उसका कार्य अलग है। इसी में एक और आता है समरूप होता है। इसमें ना उत्पत्ति अलग होता है, उत्पत्ति अलग होता है, उत्पत्ति अलग होता है लेकिन कार्य समान होता है। उसमें क्या था? देखो, समरूप में क्या होता है? उत्पत्ति अलग होता है लेकिन कार्य समान होता है। लेकिन उसमें क्या था? उसमें था कि समरूप में था, समजात में क्या था कि उत्पत्ति समान है लेकिन कार्य अलग है। और समरूप में क्या है? समरूप में है कि उत्पत्ति क्या है? उत्पत्ति समरूप में उत्पत्ति अलग, उत्पत्ति क्या है? उत्पत्ति अलग है लेकिन कार्य समान है।
समान है, ध्यान देना, कार्य समान है। ओके, अब हम अगला देखते हैं। यह समजात अंग मेरा हो गया, समजात अंग हो गया। अब अगला हम देखते हैं, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? अलैंगिक जनन उसको बोलेंगे जिसमें सिर्फ एक जनक के द्वारा संतति का उत्पन्न करता है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। इसमें देखो किस तरह दिया है, इसमें एकल जीव बिना किसी अन्य जीवों की सहायता से संतान उत्पन्न करता है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। जैसे मुकुलन हुआ, कायिक हुआ, खंडन हुआ। इसमें हम ऐसे भी बोल सकते हैं अलैंगिक जनन को, जो सिर्फ एक जनक से संतति उत्पन्न कर लेता है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। सिर्फ एक जनक से, एक जनक से संतति उत्पन्न कर लेता है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। याद रखना, अलैंगिक जनन एक जनक से संतति उत्पन्न कर लेता है, उसे अलैंगिक जनन कहेंगे। अब लैंगिक जनन उसको कहेंगे जिसमें इसमें दो जीव नर और मादा के युग्मकों का संलयन होता और संतान उत्पन्न करता, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। याद रखना, जैसे मनुष्य हो गया, और भी जैसे बहुत सारे पशु हैं। लैंगिक जनन किसे कहेंगे? इसमें दो जीव नर और मादा के युग्मकों का संलयन होता है और संतान उत्पन्न करता है, उसे हम क्या कहेंगे? लैंगिक जनन कहेंगे। याद रखना, लैंगिक जनन जिसमें यानी नर और मादा दोनों की जरूरत होती है और संतान दोनों जनकों की सहायता से संतान उत्पन्न करता है, उसे क्या कहेंगे? लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में दोनों जनकों की सहायता होती है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा हो जाएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा मेरा, अगला क्वेश्चन मेरा हो जाएगा पादप हार्मोन क्या है? पादप, कल हम अगले क्लास में हम बताए थे, पिछले क्लास में हमने बताया था कि हार्मोन क्या है। आज हम पादप हार्मोन बता रहे हैं कि वह विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ जो पौधों के वृद्धि और विभेदन संबंधी क्रियाओं पर नियंत्रण करता है, उन्हें पादप हार्मोन कहते हैं। जैसे ऑक्सीन, इसमें कुछ स्पेलिंग गलती हो सकता है, ऑक्सीन, इथाइलिन, जिब्रेलिन। याद रखना, ये सब हार्मोन है। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि दो पादप हार्मोन का नाम बताएं। याद रखना, ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये सब आपका हो जाएगा पादप हार्मोन। पादप हार्मोन यानी पौधे का हार्मोन। ध्यान देना एकदम। पादप हार्मोन किसे कहेंगे? वह विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ जो पौधों के में वृद्धि और विभेदन संबंधी क्रियाओं पर नियंत्रण करता है, उन्हें पादप हार्मोन कहेंगे। जैसे ऑक्सीन, इथाइलिन, जिब्रेलिन और एब्सिसिक अम्ल भी है। शायद, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आज ज्यादा समय नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि वह आज ज्यादा समय नहीं लेना चाहते हैं। मेरा है एक अगला क्वेश्चन, 26 नंबर क्वेश्चन है कि आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? स्पेलिंग में थोड़ा सा गलती है, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, टाइपिंग एरर है। आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? आयोडीन युक्त नमक की सलाह इसलिए दिया जाता है क्योंकि आयोडीन गले में थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन थायरोक्सिन का संश्लेषण में सहायक होता है। याद रखना, आयोडीन जो गले में जो थायराइड ग्रंथि होता है, वह थायरोक्सिन संश्लेषण में सहायक होता है। और लगातार हम भोजन में कई दिनों लगातार भोजन करते हैं और बहुत दिनों तक आयोडीन की कमी हो जाता है, तो वहाँ गले में एक घेंगा यानी घेंगा ग्वाइटर के रूप में दिखने लगता है। इसीलिए उसको नहीं होने के लिए हम लोगों को आयोडीन युक्त नमक के प्रयोग की सलाह दी जाती है। याद रखना, थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन थायरोक्सिन को संश्लेषण में सहायक होता है। और बार बार हम बिना आयोडीन वाला भोजन करते हैं, जिससे कि हमारे गले के ऊपर घेंगा टाइप या घेंगा को ही हम ग्वाइटर भी कहते हैं, ग्वाइटर के रूप में दिखने लगता है। इसी को खत्म करने के लिए या ना हो, इससे बचने के लिए हम लोगों को आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। अगला क्वेश्चन है मेरा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन ध्यान से देखना, वायवीय श्वसन उसको बोलेंगे जो वायु की उपस्थिति में होता है, उससे वायवीय श्वसन कहेंगे। यानी ऐसा श्वसन जो वायु की उपस्थिति में होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? वायवीय श्वसन बोलेंगे। और ऐसा श्वसन जो वायु के अनुपस्थिति में होता है, ऐसा श्वसन जो वायु की अनुपस्थिति, जब वायु नहीं रहे उस समय में जो श्वसन होता है, उसको अवायवीय श्वसन कहेंगे। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर स्पष्ट करा, तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं, वायवीय श्वसन उसको बोलेंगे ऐसा श्वसन जो वायु की उपस्थिति में होता है, उसे वायवीय श्वसन कहेंगे। और वायवीय श्वसन क्या बोलेंगे? ऐसा श्वसन जो वायु की अनुपस्थिति में होता है, उसे वायवीय श्वसन कहेंगे। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन मेरा है,
अगला क्वेश्चन मेरा है, दहन किसे कहते हैं? दहन किसे कहते हैं? जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन में जलता है तो उसे दहन कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा गया, उतना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट क्वेश्चन पूछा गया है। जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन में जलता है तो दहन कहलाता है। जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन में जलता है क्या कहलाता है? दहन कहलाता है। ये समझ में आ गया होगा। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कहता है, गर्भ निरोधन की विधियों की विभिन्न विधियों की कौन सी है? ये यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। बोलता है गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियां कौन सी है? तो सबसे पहले यानी कि अनचाहे गर्भ को रोकने के लिए अलग अलग प्रकार की विधियां हैं। जैसे सबसे पहला रासायनिक विधि है, दूसरा है शैली विधि है, तीसरा भौतिक विधि है। थोड़ा सा स्पेलिंग में टाइपिंग एरर है, याद ना। गर्भ निरोध विधियां निम्न है, यहाँ पर भी निम्न, ठीक है। रासायनिक विधि है, शैलीय विधि है, भौतिक विधि है। याद रखना, गर्भ निरोध की विधियां कौन कौन सी है? रासायनिक विधि है, शैलीय विधि है और भौतिक विधि है। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है किण्वन, अगला क्वेश्चन है, किण्वन किस प्रकार का शोषण है, यह कहाँ होता है? कहता है कि किण्वन एक प्रकार का अवायवीय शोषण है, यह ईस्ट में होता है। याद रखना, इस पे यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। किण्वन एक प्रकार का अवायवीय शोषण है। याद रखना, किण्वन एक प्रकार का अवायवीय शोषण है, यानी कि वायु की अनुपस्थिति में होता है। यानी किण्वन एक प्रकार का अवायवीय शोषण है, यह ईस्ट में होता है। ये कहाँ पर होता है? ईस्ट में होता है। याद रखना, कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया किण्वन किस में होता है, तो ईस्ट में होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मेरा अगला क्वेश्चन होता है कि वाष्पोत्सर्जन क्या है? थोड़ा सा टाइपिंग में दिक्कत क्या है। वाष्पोत्सर्जन क्या है? पौधों में वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में, यहाँ के होना चाहिए, वाष्प के रूप में जल के निष्कासन की क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। बोलता पौधों में वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल के निष्कासन को हम क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन। क्या कहेंगे? वाष्पोत्सर्जन। यानी वाष्पोत्सर्जन किसे बोलेंगे? पौधों के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल के निष्कासन की क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। सॉरी पोषण किसे कहते हैं? खाद्य पदार्थ को ग्रहण करना पोषण कहलाता है। खाद्य पदार्थ को ग्रहण करना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। खाद्य पदार्थ को ग्रहण करना पोषण कहलाता है। याद रखना, पोषण का समपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण हम पिछले क्लास में बता दिए थे। पोषण किसे कहते हैं? खाद्य पदार्थ को ग्रहण करना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान उनकी पत्तियों में उपस्थित रंध्र, जिसको स्टोमाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोमाटा, जिसको स्टोमाटा बोलते हैं। यानी कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान उनकी पत्तियों में उपस्थित रंध्र के द्वारा होता है। उनके कार्बन डाइऑक्साइड का आदान, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का आदान प्रदान या गैसों का आदान प्रदान विसरण क्रिया द्वारा होता है। विसरण क्रिया, कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान विसरण क्रिया द्वारा होता है, जिसकी दिशा पौधों की आवश्यकता एवं पर्यावरणीय अवस्थाओं पर निर्भर करती है। थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। यह गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? एकदम ध्यान उतना ज्यादा उन्हें करना है, बट पौधों का गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा होता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्र द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? रंध्र। यह हमारा आखिरी क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करना, हम पीडीएफ भेज देंगे। टेलीग्राम पर, इस टोकिब ऑनलाइन क्लासेस टेलीग्राम है, उस पर हम पीडीएफ डाल देंगे। अगर चाहिए तो यही पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ओके, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। ओके।